तो फाइनली गाइस मैच हो चुका है खत्म और पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार 5वीं बार हरा दिया। ये काम पहले मुंबई इंडियंस ने कर चुका था और चेन्नई को चौपाक में जाके उसके गढ़ में जाकर अगर किसी टीम ने हराया है ना तो वो पंजाब किंग्स है। हालांकि ये काम पहले लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी किया था। बट अगर आप उन फैंस में हो जो 2018, 16, 17 से अगर क्रिकेट यानी काफी लंबे समय से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हो ना तो आपको ये बात बखूबी पता होगा कि चेपॉक कैसा ग्राउंड है, स्पिन टू विन। बट अगर आप पिछले सीजन से देखेंगे ना चेपॉक के ग्राउंड को, जहां पर पहले 150 रन बनाना मुश्किल होता था, वहां पर पिछले सीजन से ऐसा लगता है कि 170, 80, 90, कभी कभी तो 200 बन जाते हैं यार। तो थोड़ा सा ना पिच ने अपना जज्बात यानी अपने चीजों को बदला है और चेन्नई सुपर किंग्स को इससे काफी दिक्कतें भी हुई, जिसकी वजह से इसका रिकॉर्ड थोड़ा थोड़ा सा ना वो गिर रहा है। और अगेन से हमें फिर से तारीफ करनी होगी पंजाब किंग्स की, जिस तरीके से उन्होंने कामनेस दिखाया है ना, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट खेला है ना, तो आपको कहीं ना कहीं तारीफ करनी पड़ेगी। अगर वो लगातार जीत जाते हैं ना तो वो क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन अगर हम वापस टॉपिक पे आए ना तो चेन्नई एक्चुअली में हारी ये मैच कहाँ पे। सबसे पहली बात तो मुझे ये बता दो, कुछ भी इस मैच का रिजल्ट हुआ आपको रविंद्र जडेजा, भाई तुम उसको नंबर 4 पे क्यों भेज रहे हो यार? वो उस तरीके का बल्लेबाज नहीं है। अगर तुम उसको नंबर 4 पे भेजोगे ना, कितनों भी मतलब आसान पिच हो ना, वो उस तरीके का क्रिकेट मतलब ताबड़तोड़ इनिंग नहीं खेलता जैसा कि शिवम दुबे खेलते हैं एंड अदर बल्लेबाज खेलते हैं। तो तुम लोग मोइन अली को प्रमोट क्यों नहीं करते? अगर तुमको लेफ्ट हैंडर चाहिए तो मोइन अली को भेजो, लेकिन नहीं, रविंद्र जडेजा वो पता है कैसी सोच रखते हैं कि मैं ना थोड़ा सा गेम को डीप लेके जाऊंगा एंड फिर डेथ ओवर से मैं मारूंगा। पता नहीं डेथ ओवर से में होगा या नहीं होगा, हालांकि माने जाते हैं अच्छे बल्लेबाज हैं, मुझे इस बात में कोई डाउट नहीं, उन्होंने फाइनल भी जिताया। बट उसकी जगह अगर मोइन अली को भेज देते, उससे पहले शिवम दुबे को भेज देते, तो ये चीज कहीं ना कहीं चेन्नई को थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहिए। एंड दूसरा सबसे बड़ी वजह मुझे ये नजर आती है ना कि इनके जो मैन बॉलर थे, पथिराला हो गए, तुषार देशपांडे हो गए एंड दीपक चहर अल्सो 2 बॉल फेंकते ही वो मतलब ग्राउंड से बाहर निकल जाते हैं। तो आपके 3 प्रमुख जो गेंदबाज हैं वो तो एक्चुअली थे ही नहीं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे नहीं आती, प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि पंजाब किंग्स जिस तरीके की बॉलिंग करती है ना, हालांकि चेन्नई के बैट्समैन में से कोई इंजर नहीं था, सारे के सारे बैट्समैन खेल रहे थे, लेकिन पंजाब किंग्स ने जिस तरीके से के साथ इंटेंट अप्रोच के साथ बॉलिंग किया ना, स्पेशली उनके स्पिनर्स ने जिस तरीके से चेन्नई के बल्लेबाजों को बांध के रखा था ना, तो वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ थे। और हमें और आपको कहीं ना कहीं एक मरतबा फिर से पंजाब किंग्स एंड उनकी मैनेजमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी। एंड फिर चेन्नई सुपर किंग्स से जब बैटिंग करने आती तो वो पावर प्ले में मतलब 1-2 ओवर तो काफी स्ट्रगल करते हैं एंड जब हाथ खोलने का मौका मिलता तो अजिंक्य रहाणे एंड ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छी नॉक खेलते हैं। पावर प्ले में बिना कोई विकेट गंवाए 55 रन ये टीम खड़ा कर देती है। एंड फिर जब सडनली मिडल ओवर का ओवर आता है ना तो ज्यादा रन नहीं बनते यार, 45-46 रन आई थिंक, एंड वहां पर ये लगभग 3 विकेट से खो देते हैं। तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता है एंड वहां पर स्पिनर्स को काफी मदद थी चेन्नई के चेपॉक में। मैंने बोला ना ये पुरानी चेपॉक नजर आई, तो बैट्समैन तो सारे वही थे, सबके सब वही थे, लेकिन कहीं ना कहीं चेन्नई ने उस तरीके की बैटिंग नहीं कर पाई। हालांकि शिवम दुबे का उस तरह से आउट हो जाना, ये चीजें कहीं ना कहीं चेन्नई को इस मैच में बैकफुट पे ढकेल दिया, लेकिन कोई नहीं यार, चीजें ठीक बेटर हो सकती हैं। एंड एक दूसरी चीज जो मुझे सबसे बुरी लगी कि भाई डेरियल मिचेल वो इतने जबरदस्त प्लेयर है, मतलब न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल का पकाया हुआ प्लेयर है, लेकिन उसको मतलब बैटिंग करने भेजते ही नहीं। वो जैसे ही शिवम दुबे आते हैं ना, आउट होते उसी वक्त से तैयार थे कि मैं जाऊंगा। फिर अचानक से देखते हैं कि रविंद्र जडेजा को भेज देते हैं। हालांकि ये हो सकता है उनका लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की वजह से भेजा होगा, बट कोई नहीं। लेकिन डेरियल मिचेल को आपको शायद थोड़ा सा पहले और प्रमोट करना चाहिए। फिर रविंद्र जडेजा आते हैं, फिर आप मोइन अली से पहले समीर रिजवी को भेज देते। ये ना एक्चुअली मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, क्योंकि समीर रिजवी अभी उस तरीके के प्लेयर नहीं रहे। हालांकि उन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, मैं मानता हूं उनका स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन बहुत ही जबरदस्त है, बट ये आईपीएल है, उस तरीके का परफॉर्म आप नहीं कर पाएंगे जिस तरीके का परफॉर्म आप डोमेस्टिक क्रिकेट में करते हैं। तो अब जरा से कल के मुकाबले की बात कर लेते हैं, जहां पर राजस्थान रॉयल्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पे ये मैच होगा। तो अगर तुम हैदराबाद या फिर राजस्थान रॉयल्स के फैंस हो ना, तो तुम्हारे अंदर भी एक्साइटमेंट उतना ही होगा जितना हमारे अंदर है, क्योंकि हैदराबाद एक ऐसी टीम रही जो मतलब आईपीएल का हाईएस्ट टोटल बना चुकी है। एंड दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स जो मतलब हारने का नाम ही नहीं ले रही, जीत पे जीत। एंड मुझे याद आता है कि वो एक मुकाबला
एक्चुअली सिर्फ एक मुकाबला गुजरात टाइटंस के सामने हारी थी, वो भी बड़ी मुश्किल से हारी थी। एंड इस मैच को ना अब हम थोड़ी सी अपनी प्रेडिक्शन की दुनिया में लेके चलते हैं, जहां पर हम ये देखना चाहेंगे कि कौन सबसे ज्यादा रन स्कोर करेगा एंड कौन सबसे ज्यादा विकेट से लेगा, एक्चुअली कौन मुकाबला जीतेगा एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन सबसे पहले ज्यादा मैं जिस चीज को लेकर एक्साइटमेंट हो ना, वो एक बैटल है। वो बैटल पता है क्या है कि यशस्वी जायसवाल, जिसका T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी अभी सिलेक्शन हुआ, तो वो किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं अगेंस्ट पैट कमिंस, जो हैदराबाद के कप्तान है। क्योंकि अगर वो उनके साथ अच्छा खेलने लगते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ होगी नहीं। एंड अब चलते हैं प्रेडिक्शन की दुनिया में कि इस मैच से एक्चुअली क्या उम्मीद की जा सकती है। तो मुझे ये लगता है ना कि एक मरतबा फिर से ट्रेविस हेड एंड उधर से राजस्थान रॉयल्स से मैं जाना चाहूँगा जॉस बटलर के साथ। ये दोनों पावर प्ले के अंदर कम से कम 200 प्लस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेंगे। अब चाहे वो एक जॉस बटलर करे या फिर चाहे वो ट्रेविस हेड करे, तो मुझे यही लगता है। एंड दूसरी प्रेडिक्शन में ये सोच रहा हूं ना कि हालांकि लोग बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स में ट्रेंट बोल्ट की जबरदस्त बॉलर है, लेकिन एक अंडररेटेड बॉलर पता है राजस्थान रॉयल्स में कौन है? वो है संदीप शर्मा, जिसके बारे में शायद लोग उतनी बात नहीं करते, क्योंकि बंदे के पास जब बॉल आती है ना, चाहे वो शुरुआती ओवर हो, मिडल ओवर्स हो, डेथ ओवर्स हो, हर तरीके की गेंदबाजी करता है और वो बंदा हर जगह विकेट से निकाल के देता है। तो मैं संदीप शर्मा एंड इधर ऑफकोर्स हैदराबाद एक ऐसी टीम रही है ना जो मतलब 287 बनाते हैं तो फिर 270 के आसपास रन से भी खा लेते हैं, तो उधर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉलिंग लाइन अपना मुझे 50-50 लगता है। फिर भी मैं टी नटराजन एंड संदीप शर्मा से ये उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों कम से कम मिलके 3 विकेट से तो जरूर निकालें, ये दोनों मिलके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ये मुकाबला एक्चुअली कौन जीतेगा। एक तरफ टेबल टॉपर्स एंड दूसरी तरफ SRH रिकॉर्ड ब्रेकर्स, इसको ये बात कहना गलत नहीं होगा। सनराइजर्स हैदराबाद के पास थोड़ा सा प्रेशर है, क्योंकि वो पिछले 2 मैचेस हार के आ रही है एंड दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स, उनके ऊपर जीरो प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं, वो किसी भी एंगल से मतलब प्रेशर में दिखती नहीं। अब उनका क्वालिफिकेशन भी ऑलमोस्ट पक्का हो चुका है, तो मुझे लगता है कि ये मैच ना सनराइजर्स हैदराबाद को जीतनी चाहिए। मैं उनको थोड़ा सा बैक करना चाहूंगा, क्योंकि अगर फिर से सनराइजर्स हैदराबाद उसी लय में नजर आ जाती है ना, तो फिर ये IPL इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग तो माना जाता है, ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो बस आज के लिए मेरे पास इतना ही था, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब कुछ बता दिया।